नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज सुबह 91 FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से भेंट की, कहा भारत और चीन के बीच संबंध सीमा पर शांति और स्थिरता पर निर्भर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज, मतदाताओं को लुभाने के लिए नेताओं की रैलियां और जनसभाएं जारी। और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु HS प्रणय तथा पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन करेंगे। 100 वाट के इन ट्रांसमीटरों का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन ट्रांसमीटरों को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किया गया है। आकाशवाणी की FM सेवा के इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देना है। इस विस्तार से 2 करोड़ से अधिक वंचित लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रेडियो प्रसारण संभव हो सकेगा। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस सेवा का विस्तार किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि रेडियो जनता तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने व्यापक रूप से श्रोताओं तक पहुंचने के लिए रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम शुरू किया था। अब रविवार 30 अप्रैल को इस कार्यक्रम की ऐतिहासिक 100वीं कड़ी का प्रसारण होना है। प्रधानमंत्री ने शासन प्रणाली को एक जीवंत और संवेदनशील माध्यम बताया है, जो नवाचार और नए विचारों के माध्यम से संचालित होती है। श्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात सरकार की प्रौद्योगिकी की मदद से शिकायत निवारण की राज्यव्यापी पहल स्वागत की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वागत जनोन्मुखी शासन के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री हिस्सा लेंगे। भारत ने बेलारूस और ईरान के रक्षा मंत्रियों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये देश संगठन के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो रहे हैं। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। इसमें क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों पर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि भारत और चीन के संबंध सीमा पर शांति बनाए रखने पर आधारित हैं। उन्होंने फिर कहा कि मौजूदा समझौतों के उल्लंघन से द्विपक्षीय संबंधों का पूरा आधार खत्म हो गया है और सीमा से सैनिकों के पीछे हटने से ही शांति स्थापित हो पाएगी। श्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू से कल नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र की गतिविधियों और द्विपक्षीय संबंधों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित सभी मुद्दों को मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रतिबद्धताओं के अनुसार हल किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार, असम सरकार और दिमासा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल के प्रतिनिधियों के बीच कल नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया।
ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शांति स्थापित करने और क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के बारे में विश्वास व्यक्त करते हुए हथियार डाल दिए हैं। ये समझौता 2024 तक पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने और एक शांतिपूर्ण तथा समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समझौते में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार और असम सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक उपायों का प्रावधान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने जेद्दाह हवाई अड्डे पर युद्धग्रस्त सूडान से सुरक्षित निकाले गए 121 भारतीयों के 8वें जत्थे का स्वागत किया। श्री मुरलीधरन ने ट्वीट में कहा कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने की यह कार्रवाई काफी जटिल थी। उन्होंने बताया कि दूतावास के कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी इस जत्थे का हिस्सा हैं। श्री मुरलीधरन ने जेद्दाह हवाई अड्डे पर 135 भारतीय नागरिकों के 9वें जत्थे की भी अगवानी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि सुरक्षित निकाले गए 135 यात्रियों का 10वां जत्था भी सूडान के बंदरगाह से जेद्दाह के लिए रवाना हो चुका है। सूडान में देश के सुरक्षा बलों के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच युद्धविराम 3 दिन के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति हो गई है। इसकी अवधि समाप्त होने से कुछ ही घंटे पहले इसे आगे बढ़ाने पर समझौता हुआ है। पड़ोसी देशों और विश्व समुदाय के गहन राजनयिक प्रयासों के बाद यह सहमति संभव हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल सेक्यूलर में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में रोड शो तथा रविवार को प्रचार करेंगे। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्यूलर के नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि वे 42 स्थानों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। निर्वाचन आयोग के मतदाता हेल्पलाइन ऐप से कर्नाटक में मतदाताओं के पंजीकरण में मदद मिली है। वृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के प्रमुख आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि हेल्पलाइन ऐप से मतदाता अपने मतदान केंद्र का पता लगा सकते हैं। जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है वो जिन लोगों ने डाउनलोड किया है उनको बहुत आसानी से अपना नाम एनरोल करने के लिए और अपना एड्रेस चेंज कराने में और कोई करेक्शन अगर करना है तो उसमें भी बहुत सुविधा हुई है। हमने लास्ट 90 दिन में अराउंड 5-5.5 लाख वोटर्स को एनरोल किया है। अभी हमारा 90% ऑनलाइन एनरोलमेंट है। इससे वोटर लिस्ट काफी अच्छी हो गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए घर से वोट डालने की सुविधा कल से शुरू हो जाएगी। बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं ने घर से वोट डालने का विकल्प चुना है। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्र ने कल लेह में Y20 प्री शिखर सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर Y20 के प्रतिनिधियों की मेजबानी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ये दुनिया भर के युवाओं के साथ मिलने और विचारों के आदान प्रदान का एक शानदार अवसर है। उपराज्यपाल ने इस मौके पर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सौर ऊर्जा की उपयोगिता। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 94वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सौर ऊर्जा की अहमियत की चर्चा की। ग्रीन हाउस गैसों के लगातार जारी उत्सर्जन की वजह से धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से जलवायु में बदलाव हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, बारिश में भी गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से संसाधन घट रहे हैं। ऐसे में दुनिया का ध्यान अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है। अक्षय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सौर ऊर्जा, जिसकी भारत में असीमित संभावनाएं हैं। भारत में इस दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों से गति आई है। सौर ऊर्जा से लोगों की जिंदगी भी बदल रही है।
प्रधानमंत्री ने 30 अक्टूबर 2022 को प्रसारित मन की बात में इसका यूं जिक्र किया है। भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, वो भी अध्ययन का विषय है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, 2:15 बजे दोपहर समाचार और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 30वीं अप्रैल को प्रसारित होने वाली ऐतिहासिक 100वीं कड़ी के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित इमारतों सहित 13 प्रमुख स्थानों पर प्रोजेक्शन मैपिंग कार्यक्रम दिखाएगा। इन कार्यक्रमों की शुरुआत कल से होगी। संस्कृति मंत्रालय से सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि इन कार्यक्रमों में प्रत्येक संरक्षित इमारतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में साझा किए गए विभिन्न विषयों और थीम के अनुसार ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व और देश की विविधता को दर्शाने वाले शो दिखाए जाएंगे। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में चीन की हान यूई को हराया। पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने इंडोनेशिया के चिको और द्विवार्डियो को पराजित किया। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी अंतिम 8 में पहुंच गई है। मिक्स्ड डबल्स के अंतिम 16 में रोहन कपूर और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी तथा अश्विनी पोनप्पा और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इधर आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को कल 32 रन से हरा दिया और अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 202 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं चंद्रिका जोशी। धन्यवाद लवलीन। सीमा पर गतिरोध के बीच सैन्य सहयोग का चीन का प्रस्ताव मौके पर ही खारिज होने को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कहा कि एलएसी पर शांति के बिना नहीं बढ़ सकते आपसी संबंध। सूडान से 246 भारतीयों का एक और जत्था देश पहुंचा। जनसत्ता ने इसे सचित्र देते हुए स्वदेश लौटे लोगों के चेहरे पर सुकून भरी खुशी के साथ इन शब्दों को दिया है कि वापस लौटना चमत्कार जैसा। अमर उजाला ने विदेश सचिव के इस आश्वासन को दिया है कि सूडान से हर भारतीय को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। मालगाड़ियों के लिए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर से 450 बिलियन टन कम होगा कार्बन उत्सर्जन। दैनिक जागरण में है, पत्र लिखता है 30% राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100वें एपिसोड पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा लाइट शो एग्जीबिशन को आयोजित करने की खबर नवभारत टाइम्स में है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने को सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। उधर राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कि काशी विश्वनाथ धाम का आकर्षण देश दुनिया को लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पत्र की सुर्खी है, बाबा के दरबार में 18 मई तक एंट्री फुल। मनाली से रोहतांग तक ज्यादा गाड़ियों की मांग को एनजीटी द्वारा खारिज किए जाने को नवभारत टाइम्स ने सचित्र देते हुए लिखा है कि एनजीटी ने कहा, ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अप्रैल में बारिश और ठंडी हवाएं, कहीं कहीं ओलावृष्टि पर अमर उजाला लिखता है, पश्चिमी विक्षोभ और जलवायु परिवर्तन से मौसम बदल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए आज सुबह 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन करेंगे। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से भेंट की, कहा भारत और चीन के बीच संबंध सीमा पर शांति और स्थिरता पर निर्भर। कर्नाटक विधानसभा के लिए प्रचार तेज, मतदाताओं को लुभाने के लिए नेताओं की रैलियां और जनसभाएं जारी।
और दुबई बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पीवी सिंधु, एचएस प्रणय तथा पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।